नमस्कार, आपका अभय स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र जीएस दृष्टि का। आपको फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में संपूर्ण इसके आयामों पर हम लोग चर्चा करेंगे और बाकी जो इस घटना चक्र जीएस दृष्टि का सीरीज है, चैनल पर सभी विषयों को सागरविद ढंग से बता दिया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसके प्रत्येक भाग को यथासंभव चित्रात्मक प्रस्तुति करने का प्रयास किया गया है, जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है और आप इसे देखेंगे। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान को देखते हैं हम इसमें। पहले प्रश्न तो देखिए, भौतिक राशि जिन्हें मापा जा सके, तो ध्यान रखें, भौतिक राशि जिन्हें मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। और मूल राशियों की संख्या आपको कितना है इसमें? 7 है। और देखेंगे कि मूल राशि कौन कौन है इसमें, ध्यान देंगे तो मूल राशि जो है स्वतंत्र है, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, उसके बाद आपको हो जाएगा ताप, उसके बाद हो जाएगा आपको विद्युत धारा, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपको ज्योति तीव्रता, उसके बाद हो जाएगा आपको पदार्थ की मात्रा, यह 7 हो जाएगा। ताप का जानते ही मात्रा केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल। तो अब मोल जो पदार्थ की मात्रा का होता है, यही प्रश्न पूछता है कि 1 मोल बराबर कितना होता है? तो 6 आपको 022 गुणे 10⁻23, इसे एवोगाड्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, इसे 100% ध्यान रखेंगे। अब व्युत्पन्न राशियाँ में देखते हैं तो मूल राशियों पर निर्भर होते हैं, जैसे बल, संवेग, त्वरण आदि। व्युत्पन्न राशियाँ मापने के लिए व्युत्पन्न मात्रक का प्रयोग करते हैं और मानक मात्रक भौतिक मान के निश्चित मात्रक होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मात्रक इकाई। तो मात्रक इकाई देखते हैं तो परिभाषा क्या है? तो किसी भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए मानक यानी स्टैंडर्ड स्वरूप लिया गया है, उसी राशि का एक निश्चित और की परिमाण है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं आपको मानकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो सबसे प्रश्न तो यही पहले बन जाता है कि जो मानकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसको लागू कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे डेट को, 1 अप्रैल, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1957 को लागू किया गया था। भारत सरकार द्वारा भी इसे मानता है और लागू किया गया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। 57 एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और भारत में जो दशमलव प्रणाली है, मुद्रा से संबंधित, वह भी आपको 1957 में लागू किया गया था। 1957 में इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। भौतिक राशि हेतु मापन पद्धतियाँ, तो इसमें आपको हो जाएगा एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और हो जाएगा आपको एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति से प्रश्न पूछे जाते रहे, उसे हम लोग देखेंगे। तो अब देखते हैं सीजीएस पद्धति। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। सीजीएस पद्धति, तो अन्य नाम इसका है फ्रेंच पद्धति, मेट्रिक पद्धति। पूरा नाम होता है आपको सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और सेकेंड पद्धति। मात्रक होता है तो लंबाई सेंटीमीटर होता है और द्रव्यमान ग्राम में होता है और समय सेकेंड में होता है सीजीएस में। अब नेक्स्ट देखते हैं एमकेएस पद्धति। तो मात्रक इसमें देखते हैं तो लंबाई मीटर एम होता है, द्रव्यमान किलोग्राम केजी होता है और समय सेकेंड होता है। और एफपीएस पद्धति में देखते हैं तो एफपीएस पद्धति में आपको हो जाएगा, अन्य नाम इसका ब्रिटिश पद्धति भी है। तो मात्रक होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। तो पाउंड हो जाएगा आपको द्रव्यमान का मात्रक, फुट हो जाएगा लंबाई का और समय का मात्रक यानी सेकेंड का मात्रक हो जाएगा आपको समय। तो इसमें हो जाएगा फुट, पाउंड, सेकेंड। अब एसआई पद्धति देखते हैं। तो एसआई पद्धति ध्यान रखेंगे कि एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है आपको एसआई पद्धति, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महाधिवेशन 1960 में स्वीकृत किया गया था एसआई पद्धति को। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त पद्धति है जिसकी मात्रक कितना है? 7 है। उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन है। तो लंबाई मीटर है, द्रव्यमान किलोग्राम यानी केजी है, समय सेकेंड, ताप केल्विन और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ के परिमाण का मोल। फिर से बताते हैं 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। इसे 100% याद रखेंगे। इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है, परीक्षा में इसको कई बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं यांत्रिकी। अब इसको यांत्रिकी में पढ़ते हैं। देखिए, इसको चित्रात्मक प्रस्तुति किया गया है ताकि काफ़ी समझने में अच्छा लगे। तो पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन हेतु उत्तरदायी भौतिक विज्ञान की शाखा है। अब देखते हैं भार। ध्यान रखिएगा, भार तो परिभाषा, किसी वस्तु पर
पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षक बल भार कहलाता है। मात्रक न्यूटन होता है। यह जो भार है आपको सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। और इसमें ध्यान देंगे जो वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न संभव है। कहने का मतलब जो पृथ्वी पर भार यदि 60 किलो है तो चंद्रमा पर जाइएगा तो 10 किलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है आपको गुरुत्वाकर्षण 1/6 है, वही भार होता है। अब देखते हैं द्रव्यमान। तो परिभाषा, किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण की मात्रा होता है। मात्रा किसका होता है? ग्राम या किलोग्राम। और यह अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। और द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि पृथ्वी पर 10 किलो है तो चंद्रमा पर भी 10 किलो होगा, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है, बदलता है भार यानी कि गुरुत्वाकर्षण। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए दूरी, तो चले गए मार्ग की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। केवल परिमाण होता है और शून्य नहीं हो सकती। दूरी जो है शून्य कभी भी नहीं होगी। विस्थापन, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य सबसे छोटी दूरी होती है विस्थापन। और परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ इसमें विस्थापन में दिशा भी होती है और यह शून्य हो सकती है। क्या है? विस्थापन शून्य होगा लेकिन दूरी शून्य नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। अब चाल देखते हैं। चाल वेग को आपको एक ही साथ हम लोग देखेंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी। देखिए चाल, यह काफ़ी बुक इम्पोर्टेंट है और सारा इसका जो एक एक बुक है चैनल पर करा दिया गया, आप जाके देख सकते हैं। चाल, तो प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? तो चली गई दूरी बटा में समय। चाल कैसी राशि है? तो चाल जो है आपको अदिश राशि है। और चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है चाल का एसआई मात्रक। अब देखते हैं आपको वेग का। तो वेग को हम इसमें देखते हैं कि प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन वेग कहलाता है। और वेग बराबर क्या होता है? तो विस्थापन बटा में समय होता है वेग बराबर। अब नेक्स्ट देखते हैं सदिश राशि। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, ध्यान रखेंगे, तो मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको त्वरण। त्वरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते रहे हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। त्वरण परिभाषा क्या है? समय के साथ वस्तु के वेग में आया परिवर्तन त्वरण कहलाता है। एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पहले तो आप इसे ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कोई बड़ा खास प्रश्न नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है आपको प्रत्येक क्षेत्र से पूछा जाता है। एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। और त्वरण जो होता है, ध्यान रखेंगे, त्वरण बराबर होता है आपको अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। जो न्यूटन के गति के नियम है, इसको एक नज़र देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के गति के नियम, तो वस्तुओं अथवा पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए दिए गए नियम है न्यूटन के नियम। और न्यूटन के नियमों की संख्या 3 है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको ध्यान रखेंगे प्रिंसिपिया। जो प्रिंसिपिया है आपको न्यूटन की एक पुस्तक है, इसको विश्व में ग्रंथ के रूप में भी गिनती की जाती है। आपको किसको? प्रिंसिपिया को। इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था, आपको ध्यान रखेंगे 1687 में। इस डेट को कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इस डेट को भी आप ध्यान रखेंगे कि प्रिंसिपिया पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया था, तो 1687 में। और विश्व के ग्रंथों में गिना जाता है। और यह बुक जो है, इसी में 3 नियमों का, न्यूटन के 3 नियमों का जिक्र किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको न्यूटन के गति का विषय का पहला नियम को आप ध्यान रखेंगे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसी से जड़त्व का नियम भी प्राप्त होता है। और जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने। इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रथम नियम से प्राप्त होता है। नियम, तो कोई विरामावस्था वस्तु तब तक विरामावस्था या कोई गतिमान वस्तु तब तक एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी, ध्यान रखेंगे, कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य या बाहरी बल नहीं लगता है। कहने का मतलब यह आपको वस्तु है तो यह उसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल या बाह्य बल उस पर प्रभावित न करे। यदि चल रही है तो चलना ही चाहेगी, एकाएक रुकिएगा तो वह उसमें विरोध करेगी। तो इसीलिए आदमी क्या करता है कि झुक जाता है आगे की तरफ बस गाड़ी में। अन्य नाम देखिए, अन्य नाम इसका है जड़ता का नियम, जो गैलीलियो दिया था। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह नियम जड़त्व से संबंधित भी है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है यह, न्यूटन के गति का विषय का दूसरा नियम। तो दूसरा नियम है आपको किसी वस्तु पर आरोपित बल यानी कि एफ, उस वस्तु के द्रव्यमान यानी एम तथा
वस्तु पर बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है। यह न्यूटन के दूसरा गति का नियम है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो बल F होता है बराबर क्या होता है, F बराबर एम ए होता है। F बराबर एम ए होता है तो एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और ए त्वरण होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का जो ईसाई मात्रक होता है न्यूटन होता है। केजी आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम। तो नियम ध्यान रखेंगे, जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। यही न्यूटन का तीसरा गति का नियम है। कहने का तात्पर्य हो गया आपको कि ये जल है, आपको इसमें क्या है, आपको एक नाव है, ठीक है। तो नाव है तो इस पर से कोई वस्तु जब कूदेगा तो कूदने में जो इसके पैरों द्वारा बल लगेगा तो यह क्या होगा, पीछे जाएगा, और यह इससे जो बल लगेगा यह जाएगा आगे, यानी दोनों पर एक दूसरे पर बल लग रहा है। तो यही नियम है आपको न्यूटन के गति विषयक का तीसरा नियम। अब देखिए अन्य नाम इसका है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होगी। संवेग यानी देखते हैं मोमेंटम। तो अब उसके बाद इसमें देखिए परिभाषा ध्यान रखेंगे, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, आपको ध्यान रखेंगे, संवेग। और इसमें संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। और एसआई मात्रा क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। और यह संवेग जो कैसी राशि है, संवेग जो है संवेग सदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं आपको परीक्षा दृष्टि, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो परीक्षा दृष्टि है तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, अपकेंद्रण है, यानी सेंट्रीफ्यूगेलेशन है। और ट्रेन से चलने पर उसमें बैठे यात्री के पीछे की ओर झुकने का कारण क्या है, तो जड़त्व, जो कि प्रथम नियम से ही प्राप्त होता है। यदि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 हो तो उनके वेगों का अनुपात क्या होता है, तो 2:3 हो जाएगा। इसको आपको वर्गमूल निकालने पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन पलटेगा तो बाहरी पहियों पर पलटेगा, ध्यान रखेंगे। कार्य यानी वर्क देखते हैं इसको। तो परिभाषा क्या है, तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन की क्रिया आपको कार्य कहलाती है। कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन यानी एस हो जाएगा। अदिश राशि है, कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब नेक्स्ट देखते हैं एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक आपको जूल होता है कार्य का, ठीक है। और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, ध्यान रखेंगे। और सीजीएस पद्धति में आपको कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। कार्य का मात्रक क्या होगा, आपको अर्घ होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट देखिए आगे देखते हैं हम उसके बाद ऊर्जा, जो कि इंपोर्टेंट है। ऊर्जा से भी प्रश्न बनते रहे हैं। तो ऊर्जा, तो परिभाषा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और सीजीएस मात्रक में क्या होता है ऊर्जा का, तो आपको ध्यान रखेंगे अर्घ होता है। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है, इसे ध्यान रखेंगे। 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 10⁻7 अर्घ होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको यांत्रिक ऊर्जा। तो जो यांत्रिक ऊर्जा होता है आपको, तो गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो ½ mv² होगा। और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो mgh होगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ शक्ति या सामर्थ्य। तो परिभाषा क्या है, तो कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य बराबर होता है आपको W/T, यानी कि कार्य बटा में समय, और इकाई समय में होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको ध्यान रखेंगे जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य ध्यान रखेंगे अदिश राशि है। और एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, या बराबर वाट होता है। वाट बराबर क्या होता है, तो जूल प्रति सेकेंड। अब सीजीएस मात्रक देखते हैं, तो ग्राम सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू या अर्घ प्रति सेकेंड होता है सीजीएस मात्रक। और अन्य मात्रक होता है तो अश्व सामर्थ्य, यानी जिसे हॉर्स पावर भी कहते हैं। तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए विविध से प्रश्न इससे, तो रंग यानी कलर। प्राथमिक रंग, तो प्राथमिक रंग इसमें होते हैं लाहनी, यानी कि लाल, हरा, नीला। तो ऐसे रंग जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं, उदाहरण तो लाल, हरा, नीला को आपको प्राथमिक रंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए लाल है, हरा है और नीला है, इनको मिला दिया जाए एक अनुपात में तो इससे सफ़ेद प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके बाद लाल और हरा को लाल और नीला को मिला दिया जाए एक अनुपात में तो इससे सफ़ेद प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके बाद लाल और हरा को मिला दिया जाए एक अनुपात में तो इससे सफ़ेद प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके बाद लाल और हरा को मिला दिया जाए एक अनुपात में तो इससे सफ़ेद प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके बाद लाल और हरा को मिला दिया जाए एक अनुपात में तो इससे सफ़ेद प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके बाद लाल और हरा को मिला दिया जाए एक अनुपात में तो इससे सफ़ेद प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके बाद लाल और हरा को मिला दिया जाए एक अनुपात में तो इससे सफ़ेद प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके बाद लाल और हरा को मिला दिया जाए एक अनुपात में तो इससे सफ़ेद प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके बाद लाल और हरा को मिला दिया जाए एक अनुपात में तो इससे सफ़ेद प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके बाद लाल और हरा को मिला दिया जाए एक अनुपात में तो इससे सफ़ेद प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके बाद लाल और हरा को मिला दिया जाए एक अनुपात में तो इससे सफ़े
हरा को मिलाने से कौन रंग बनेगा? पीला। और हरा और नीला को मिलाने से कौन बनेगा? श्यान बनेगा। ठीक है, हरा और नीला को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होगा? श्यान। और नीला और लाल को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होगा? मैजेंटा। अगर सभी को मिला देंगे तो भी सफ़ेद प्राप्त होगा। और हरा, लाल, नीला को मिलाएंगे तो भी सफ़ेद होगा, क्योंकि ये प्राथमिक रंग से ही ये द्वितीयक रंग बनते हैं। इसे द्वितीयक रंग भी कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं द्वितीयक रंग। देखिए, तो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। उदाहरण के लिए मैजेंटा, श्यान, पीला, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको स्थूल पदार्थों के गुण, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको देखेंगे द्रव्य की अवस्थाओं के गुण होते हैं, तो ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। और आपको उसके बाद होता है आपको ठोस, द्रव, गैस। और चौथा अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, पांचवा अवस्था क्या होता है? तो पांचवा अवस्था होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है पांचवा अवस्था, उसे भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए ठोस प्रत्यास्था, द्रव होता है द्रव, तो दाब, द्रव में क्या होता है? दाब, पृष्ठीय तनाव, संयंता, केशिकत्व, प्लवन। और गैस में वायुमंडलीय दाब। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यास्था के बारे में देखते हैं इसमें। तो परिभाषा, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करे, आपको प्रत्यास्था कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु यदि तनाव में है तो पुनः वह स्थिति में आने के लिए आपको प्रयास करिए। जैसे आपको रबड़ हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा। देखिए प्रकार क्या है? तो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, तो रबड़। तो रबड़ को मान लीजिए इस तरह से तान दीजिएगा, तो उसके बाद जब प्रारंभिक अवस्था में आएगी तो ये आ सकती है। फिर उसके बाद देखते हैं उदाहरण के लिए रबड़, बैंड, स्प्रिंग, क्वार्टज, जो कि आपको प्रत्यास्था का उदाहरण है। पूर्ण प्रत्यास्था का यानी पूर्ण इसमें हो जाएगा। अब पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं, तो मोम वो लोहा होता है। अब नेक्स्ट देखिए संयंता। संयंता के बारे में देखते हैं इसमें। तो परिभाषा क्या है? द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, संयंता कहलाता है। ठोस में संयंता नहीं होती है। गैसों की संयंता ताप बढ़ाने से बढ़ती है और द्रवों की संयंता ताप बढ़ाने से घटती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि गैसों की संयंता ताप बढ़ाने से बढ़ती है और द्रव्यों की संयंता ताप बढ़ने से घटती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको दाब। तो दाब देखते हैं। तो परिभाषा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? तो बल बटा में क्षेत्रफल। और एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। और दाब ध्यान रखेंगे कि जैसे कोई दलदल में व्यक्ति फंस जाता है, तो यदि सीधा खड़ा रहेगा, इस तरह से सीधा खड़ा रहेगा तो वह धंस जाएगा। लेकिन जब वही व्यक्ति आपको इस तरह से लेट जाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक होगा, तो दाब कम हो जाएगा। तो दाब कम हो जाएगा तो वो जल्दी दलदल में नहीं धंसेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये दाब का उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको। अब नेक्स्ट देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो किसी वस्तु को द्रव में डुबाए जाने पर उसके भार में होने वाले आभासी या कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और पनडुब्बी जो चलती है इन्हीं के सिद्धांत पर चलती है। और जो सोने की शुद्धता ज्ञात की जाती है इसी के सिद्धांत पर ज्ञात की जाती है। और आर्किमिडीज जो थे, आपको ध्यान रखेंगे, ग्रीस के वैज्ञानिक थे। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको पृष्ठीय तनाव। ध्यान रखेंगे पृष्ठीय तनाव, जो कि इंपॉर्टेंट है। पृष्ठीय तनाव यानी परिभाषा क्या है? परिभाषा को देखते हैं। तो द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता हो, आपको पृष्ठीय तनाव कहलाता है। एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। सीजियस मात्रक डाइन प्रति सेमी होता है। और एक डाइन में कितना होता है? 10⁻⁵ न्यूटन होता है। इसे ध्यान रखेंगे। एक डाइन में कितना होता है? तो 10⁻⁵ न्यूटन होता है। नोट देखते हैं आगे। तो इसमें देखिए नोट, तो यदि द्रव का भार नगण्य हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। उदाहरण वर्षा की बूंद व साबुन व बुलबुला। ध्यान रखेंगे, यानी कि आपको सिंपल में याद रखना है कि पृष्ठीय तनाव जो होता है सबसे कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब आपको कहने का तात्पर्य होगा कि इस तरह से वो नहीं रहना चाहेगा। यदि द्रव में रहेगा तो इस तरह से रहेगा तो सबसे क्या हो जाएगा? आपको कम हो जाएगा। यानी ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा। यानी वो प्रयास करेगा, उसी को पृष्ठीय तनाव बोलते हैं। अब उत्प्लावन बल देखते हैं। तो परिभाषा, किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबाए जाने से उस पर ऊपर की ओर लगने वाला आभासी जो बल होता है उत्प्लावन बल होता है।
अन्य नाम इसको उत्क्षेप कहते हैं। अब देखते हैं परीक्षा दृष्टि। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब होता है तो P बराबर H गुणे D गुणे G होता है, जहां आपको P दाब होता है और H गहराई होता है, और D द्रव का घनत्व होता है और G गुरुत्वीय त्वरण होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं, और भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। देखिए, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक कहते हैं, और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको केशिकत्व। ध्यान रखेंगे, जो केशिकत्व होगा, यह मान लीजिए वाटर है और यह मरकरी है, यानी कि पारा है। ठीक है, तो पारा जो है आपको केश नली में ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व क्या है, जल से अधिक है। तो देखिए, इसका जो होगा आपको आकार, यह होगा उत्तल की तरह। ठीक है, और जो जल का होगा इसमें होगा अवतल की तरह। इस बात को ध्यान रखें, किस में, केश नली में होगा, और यह पानी ऊपर तक जाएगा, पारा जितना तक रहेगा उसके नीचे ही तक रहेगा, इसमें पानी जितना तक है उसके ऊपर तक चला जाएगा। अब देखिए, इसमें परिभाषा देखते हैं। तो केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा उतरने की परिघटना है। उदाहरण के लिए जल का पौधों की जड़ों से टहनियों तक पहुंचना। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को कि जो पौधा होता है, पौधा वृक्ष होता है, तो वृक्ष में क्या होता है कि जल जो जाता है ऊपर पत्तियों तक, वह केशिकत्व के कारण ही जाता है, और यह जो ले जाने का काम करता है उसका नाम है जाइलम। क्या नाम है, जाइलम। ध्यान रखेंगे, बायोलॉजी का प्रश्न है जाइलम। और जो इस तरह से खनिज पदार्थों को ले जाता है, बायोलॉजी एक बार जान लीजिए, तो यह फ्लोएम ले जाता है। कौन काम करता है, फ्लोएम। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती के ऊपर चढ़ना किस कारण से होता है लालटेन में, तो लालटेन में जो होता है आपको इसमें भी क्रिया होता है केशिकत्व का। मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना, यह भी क्या होता है, केशिकत्व की क्रिया ही होता है। और फाउंटेन पेन द्वारा स्याही को सोखना भी यह केशिकत्व की क्रिया है। गुरुत्व के अधीन गति देखते हैं। अब नेक्स्ट, तो इसमें देखिए आपको, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम आप ध्यान देंगे तो परिभाषा क्या है, तो दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के आपको द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि सूत्र देखिए, तो F समानुपाती m1 इंटू m2 बटा में r² होगा, और जहाँ आपको F बराबर G यानी बड़ा G है, तो बड़ा G का ध्यान रखेंगे। बड़ा G का जो मान होता है कई एग्जाम में पूछा गया है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो 6.67 गुणे आपको 10⁻⁻11 m आपको मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर nm होगा, nm मीटर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसको आप 100% ध्यान रखें। 6.67 गुणे 10⁻⁻11 nm आपको nm मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसको आप बड़ा जी का मान, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखिए, केपलर के नियम। तो प्रथम नियम, तृतीय नियम और द्वितीय नियम। तो केपलर के प्रथम नियम देखते हैं। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ सूर्य हो गया, तो इसके बीच में आपको इधर 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 करके आपको ग्रह परिक्रमा करते हैं। केपलर के ही नियम से परिभाषित होता है। अब द्वितीय नियम देखते हैं, तो थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से दिखाई दे। तो केपलर का जो द्वितीय नियम है उसे देखते हैं, आपको ध्यान रखना है। द्वितीय नियम, तो सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पर पार करती है। द्वितीय नियम है केपलर का। और केपलर का तृतीय नियम क्या है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल यानी टी का वर्ग उसी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है t² समानुपाती आपको 1 हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट देखिए, अनुक्रमानुपाती स्थिरांक, जो कि अनुक्रमानुपाती स्थिरांक यानी बड़ा जी है। नाम आपको इसको ध्यान रखना है। नाम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, इसका नाम होता है बड़ा जी का। और मात्रक क्या होता है, तो मात्रक ध्यान रखेंगे। मात्रक जो होता है आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसका मात्रक होता है। और मान क्या होता है, देखिए ये मान बताए थे, फिर देख लीजिए इसमें दिया है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 nm मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, क्योंकि अब बिहार पुलिस में 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था द्वितीय पाली में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं,
गुरुत्वीय त्वरण, तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है किसी वस्तु का भार होता है, यही भार होता है। तो परिभाषा क्या है, तो मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर फेंकी गई वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्व के कारण उत्पन्न होता है आपको। और मात्रक क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण का, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के तल पर मान, तो सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर, यानी गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम जो होता है कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर, और सबसे अधिक होगा यह ध्रुवों पर होगा। और ध्यान रखेंगे पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है, तो पृथ्वी का पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो ये तो सभी जानते हैं। सूर्य का पलायन वेग कितना होता है, तो सूर्य का जो पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है चंद्रमा का पलायन वेग। इस तीनों को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जी से संबंध, यानी बड़ा जी से संबंध, तो गुरुत्वाकर्षण बराबर, तो जी आपको एम हो जाएगा अर्थ, और आर ई यानी कि आर त्रिज्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको अर्थ यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया है कि एम पृथ्वी के द्रव्यमान है और आर पृथ्वी की त्रिज्या है, यहाँ ई का मतलब अर्थ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको उपग्रह की कक्षीय चाल, तो परिभाषा क्या होता है, किसी पिंड के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने वाले उपग्रह की चाल कहते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल। और आपको सूत्र होता है v बराबर आर √g बटा आर होता है, ठीक है। जहाँ v कक्षीय चाल होता है, आर ई पृथ्वी पिंड की त्रिज्या होती है, जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, और आर कक्षा की त्रिज्या होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं पलायन वेग, तो पलायन वेग, तो परिभाषा देखते हैं, तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आता है, पलायन वेग कहलाता है। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, इतना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सूर्य का 42 किलोमीटर, चंद्रमा का आपको 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग बराबर क्या होता है, पलायन वेग बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट 2g r होता है, ध्यान रखेंगे अंडर रूट 2g r होगा, जहाँ r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखते हैं निलंबन बिंदु, तो ध्यान रखिए यह प्रभावी लंबाई हो जाएगा आपको, यह गोलक है, यह गोलक है, ठीक है आपको। और इसमें जो ध्यान रखेंगे एक चक्कर जो इधर जाएगा एक चक्कर इधर जाएगा, तो यह आवर्तकाल भी इसे कह सकते हैं। और लोलक के बारे में आगे देखते हैं, इसमें सरल लोलक, तो आवृत्ति n होती है, तो 1 सेकेंड में किया गया दोलन जो होता है n बराबर 1/2 √g/l होता है, तो n बराबर l बटा में t भी होता है। अब उसमें देखते हैं सेकेंडरी लोलक का जो आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड का होता है, इसको तो ये ध्यान रखिए क्योंकि कई एग्जाम में इसे पूछा गया है। और आवर्तकाल बराबर क्या होगा, यानी t टाइम बराबर, तो 2π √l/g होगा, ध्यान रखेंगे। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल आपको ध्यान रखिएगा 84.6 मिनट होता है, न कि अनंत होता है। और सरल लोलक की अधिकतम सीमा 84.6 मिनट ही होता है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि उसका लंबाई बढ़ जाता है गर्मियों में। कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है, तो डॉपलर प्रभाव से, ध्यान रखेंगे। कक्षीय चाल पलायन वेग का संबंध क्या होता है, तो अंडर रूट 2 गुना होता है, ध्यान रखेंगे अंडर रूट 2 गुना होता है, कक्षीय चाल अंडर रूट 2 होता है, इस बात को ध्यान रखें, कई एग्जाम में इसे पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको वह भारतीय जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो ब्रह्मगुप्त थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यह, ब्रह्मगुप्त को आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको प्रकाश की यानी कि लाइट, तो प्रकाश लाइट देखते हैं, तो परिभाषा क्या है, ऊर्जा का एक रूप जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। विशेषताएं क्या है, सीधी रेखा में संचरण करती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अनुप्रस्थ प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ है। और ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। निर्वात में संचरण संभव है और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तरंगदैर्घ्य आपको प्रकाश का 400 nm से 700 nm के बीच में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको दकार्ते 1637 ईस्वी द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत आइजैक न्यूटन द्वारा विकसित किया गया था। कण प्रकृति,
तो प्रकाश की जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है द्वैत प्रकृति की होती है। और उसमें अब देखते हैं आपको तरंग प्रतिकृति के बारे में देखते हैं। तो क्रिस्टियाना हाइगेंस ने तरंग प्रतिकृति की व्याख्या की 1638 द्वारा विकसित, और परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या तरंग प्रकृति से होती है। और इसकी जो व्याख्या की गई थी क्रिस्टियाना हाइगेंस द्वारा 1638 में की गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग चाल जो होता है प्रकाश की चाल होता है। चाल में अंतर का कारण है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परिवर्तन होता है। और ध्यान रखेंगे प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको प्रकाश का परावर्तन, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए तो परिभाषा प्रकाश किरणों का वस्तु की सतह पर पड़कर वापस प्रेषित होने को प्रक्रम को प्रकाश का आपको क्या कहते हैं परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखें आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों आपको ध्यान रखेंगे एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती है और 90 डिग्री के बराबर जितना आपतित किरण होगा उतना ही परावर्तित किरण भी होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आपतन कोण और परावर्तन कोण ध्यान रखें, यह विलंब हो जाएगा, आपतन बिंदु हो जाएगा और यह परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें नेक्स्ट देखते हैं दर्पण। तो दर्पण मिरर, तो परिभाषा चिकनी या उच्च पॉलिश युक्त परावर्तक सतह होता है दर्पण, सभी जानते हैं। प्रकार समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है और परवलयाकार भी दर्पण होता है। अब इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो समतल दर्पण देखते हैं आपको, समतल दर्पण यानी समतल परावर्तक पृष्ठ वाला दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। जैसे इस तरह होगा, इस तरह से लेप होगा, कलई होगा, आपको ध्यान रखेंगे कि इस तरह से जो होगा आपको लेप कलई होगा और इस तरह से आपको कोई वस्तु दिखाई देगा, तो यह क्या हो गया समतल दर्पण। प्रतिबिंब की विशेषताएं समतल दर्पण में देखते हैं। तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर क्या होता है बराबर होता है, किस दर्पण में समतल दर्पण में। और प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण से बराबर दूरी पर किंतु विपरीत सतह पर स्थित होती है। वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। कहने का मतलब यदि आप पूरा प्रतिबिंब देखना चाहेंगे, आप 6 फीट के हैं तो 3 फीट का अवश्य रूप से आपको दर्पण होना चाहिए। 10 देखिए वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब हो गया। 10 डिग्री कोण पर रखे 2 समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। 2 समांतर समतल दर्पण के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब कितना होगा अनंत होगा। कहने का मतलब यहाँ दर्पण है, यहाँ अब दोनों समांतर हैं तो इसमें अगर कोई वस्तु रख दीजिएगा तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। क्यों? एक दूसरे से टकरा कर एक दूसरे दर्पण में प्रतिबिंब बनेंगे तो अनंत ही बनेंगे। और प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमित होगा, जो 2 समांतर होगा। तो उपयोग देखते हैं, चेहरा देखने हेतु प्रयुक्त दर्पण होता है, बहुदर्शी होता है और पारदर्शी भी होता है। अब नेक्स्ट देखिए गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण देखते हैं आपको इसमें। तो गोलीय दर्पण देखिए, तो उत्तल दर्पण, तो यह जो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इधर कलई किया हुआ होता है, इधर का भाग उठा होता है, परावर्तक सतह होता है। यह क्या होता है कि कोई वस्तु इधर से जाएगा तो इधर रिफ्लेक्ट करेगा, उत्तल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण हो गया, देखिए उत्तल दर्पण को आपको कन्वेक्स मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। इसे ध्यान रखें क्योंकि कई एग्जाम में इस अंग्रेजी को भी पूछ दिया जाता है। और इधर देखिए अवतल दर्पण में जो होता है इसके अंदर वाला भाग जो धंसा होता है उस वह सतह परावर्तक सतह कहलाता है और इधर जो होता है आपको कलई किया गया रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसका उपयोग देखते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का देखते हैं। तो परिभाषा बाहर की ओर उभरी सतह परावर्तन होता है, यहाँ से कोई वस्तु परावर्तन हो जाएगा। और अनुप्रयोग तो वाहनों के पश्च दृश्य का मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए स्ट्रीट लाइट में भी होता है, आवर्धक लेंस में भी होता है, आवर्धक लेंस का मतलब बड़ा देखने में, और सन ग्लासेज में भी होता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ, अब उत्तल दर्पण को देखते हैं, यानी उत्तल दर्पण का तात्पर्य कॉनकेव मिरर को देखते हैं। तो इसमें परिभाषा अंदर की ओर मुड़ी सतह से परावर्तन होता है। अनुप्रयोग टार्च एवं वाहनों की हेडलाइट्स में, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों के इलाज में और सेविंग ब्रश में, सौर भट्ठी में और खगोलीय दूरदर्शी में और सैटेलाइट डिश में आपको अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर से देख लीजिए,
सैटेलाइट डिश में, खगोलीय दूरदर्शी में, सौर भट्टी में, सेविंग में, दंत चिकित्सक यानी डॉक्टर जो भी प्रयोग करेंगे आँख, कान, नाक, दांत का, तो उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। टार्च एवं वाहनों के हेडलाइट्स में भी टार्च जैसे आपको इस तरह से रहता है, फोकस जाता है, तो इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण ही होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में देखिए, तो अपवर्तन के उदाहरण हैं, तो जल में डूबी हुई छड़ का बाहर से देखने पर छोटी और सतह पर मुड़ी हुई दिखाई देना अपवर्तन के उदाहरण हैं। देखिए, कोई भी वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से यदि अलग दिखाई देती है तो उसमें अपवर्तन ही होगा। जैसे बाल्टी का पेंदी उठा हुआ आना, सिक्का का ऊपर उठा हुआ होना, जल में मछली का अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देना और तारों का टिमटिमाना, यह सभी अपवर्तन के उदाहरण हैं। पानी से भरे बर्तन में पड़े सिक्के का अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होना और तारों का टिमटिमाना, ये सभी क्या है, अपवर्तन के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको अपवर्तनांक यानी परिभाषा क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल का किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। ध्यान रखेंगे, प्रतीक क्या होता है अपवर्तनांक, तो म्यू होता है। अब नेक्स्ट देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ध्यान रखेंगे, परिभाषा किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण हेतु आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होने पर किरण का सघन माध्यम के पृष्ठ की परावर्तित वापस लौट जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यह हो गया सघन माध्यम और यह हो गया विरल माध्यम। ठीक है, तो अपवर्तन कोण देखिए, अपवर्तन कोण 90 डिग्री का है, तो इसमें जो आपतित किरण होगा सघन माध्यम में आपतित किरण, यह हो जाएगा आपको परावर्तित किरण। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसे देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन परिभाषा क्या है, तो माध्यम में निहित विभिन्न पदार्थों के कोणों से टकराकर प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन समानुपाती 1 में तरंगदैर्घ्य घात 4 होता है। उदाहरण, तो आकाश एवं समुद्र का नीला रंग आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अब प्रकाश का व्यतिकरण देखिए, तो प्रकाश का व्यतिकरण तो परिभाषा, तो समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगों की किसी माध्यम में समान दिशा की ओर गमन करने पर उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन की परिघटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। उदाहरण इसके देख लेते हैं, तो उदाहरण जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। साबुन के बुलबुले एवं जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन जो दिखना होता है, आपको ध्यान रखेंगे व्यतिकरण के उदाहरण है, व्यतिकरण के उदाहरण है। और उसमें सीडी एवं डीवीडी का रंगीन दिखना भी व्यतिकरण का उदाहरण है। और जो बालू जो होता है आपको धुतिहीन या चमकीला जो दिखाई देता है वो भी इसी का उदाहरण है। प्रकाश वर्ण विक्षेपण देखते हैं, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखिए, तो परिभाषा किसी प्रिज्म में प्रकाश की किरण के गुजरने पर उसका विभिन्न रंगों में विभाजन आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब उसमें देखते हैं आपको, तो जो इसमें देखिए यह लाइट हो गया, तो लाइट से यदि इस पर प्रकाश दीजिएगा तो सबसे पहले यह होता है बैजनिया पिनाला, नीचे से इसका क्रम होता है, यानी कि भिवग्योर भी इसे कहते हैं लोग, बैजनिया पिनाला भी कहते हैं। तो सबसे नीचे जो होगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी कि बैजनिया पिनाला। तो यह ट्रिक है। अब भिवग्योर भी आप इसको याद कर सकते हैं। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है देखिए भिवग्योर, यानी कि सबसे पहले इसमें आपको हो जाएगा वायलेट यानी कि बैगनी, जामुनी, उसके बाद नीला। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए इसमें यह समाप्त हो गया और इसमें सारे घटना चक्र जीएस दृष्टि का सभी विषय का मास्टर वीडियो इस चैनल पर बना दिया गया है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आपको आधुनिक भारत हो, कोई हो, सभी का बना दिया गया। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। एक कमेंट निश्चित रूप से करके बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।